ऊपर वाले की इच्छा से और बीवी की कृपा से मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर आया हुआ हूँ बच्चों। मैं इस समय फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे हूँ। राइट, यहाँ से मतलब समझ लो 10-20 किलोमीटर आगे से फ्रांस शुरू है। मैं इस समय जर्मनी में हूँ। राइट, ये पूरा रीजन जो है बेटे हिस्टोरिकली अल्साशे के नाम से जाना जाता है। साउथ वेस्ट जर्मनी अल्साशे रीजन ये जाना जाता है। बड़ा प्रसिद्ध रीजन है यार। मतलब मैंने बचपन से इसकी कहानियाँ पढ़ी हैं, शॉर्ट स्टोरीज मेरे एक दो कोर्स में थी। और मैंने जो है क्या कहते हैं बेटा इसको जब हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर में इसका कितना बड़ा रोल है। तो अल्साशे हिस्टोरिकली इमोशनली थोड़ा सा मेरे से जुड़ा था कहीं ना कहीं। और दूसरी कमाल की बात यह है कि बेटे ये जो तुम लोगों ने सुना होगा, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कुत्ते मुझे। और अल्सेशियन डॉग्स अगर आप लोगों ने सुना हो बेटे, वेरी वेरी वंडरफुल डॉग्स, राइट। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वन फॉर अ वाइल इन माई लाइफ। और बहुत प्यारे होते हैं। वो भी इसी रीजन से आते हैं। ये जो अल्सेशियन कुत्ते हैं वो अल्साशे रीजन से आते हैं। ठीक है। तो इन इन वजहों से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि मैं वीडियो ना बनाऊं। आई हैड टू मेक दिस वीडियो। आई हैड टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस वंडरफुल प्लेस आई एम इन राइट नाउ। राइट, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। बेयर विद मी। राइट, देखो, ये रीजन बड़ा उपजाऊ रीजन। ज़मीन बहुत यहाँ पर पैदावार जो है वो बहुत शानदार है। केवल 2 खेती यहाँ पर लोग करते हैं। मैं गांव में बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा है। यहाँ पर 2 क्रॉप्स ये उगाते हैं। और इनके यहाँ पर ऐसी वो रूल्स बने हुए हैं कि आप यूरिया या इस तरह के फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू इट। तो इनकी उर्वरकता जो है ज़मीन की वो बरकरार है। दे हैव मैनेज टू समवेयर होल्ड ऑन टू दैट प्रोडक्टिविटी विद राइट। और अच्छा, यही प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई बच्चा। यही जो इनकी खास बात थी कि भैया यहाँ के लोग अच्छी उपज कर लेते थे। इसी की वजह से इनको लेकर के, इस एरिया को लेकर के तमाम युद्ध हुए हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में इस रीजन की जो इम्पोर्टेंस है उसको शायद अंडर स्कोर करना, या मुझे कहना चाहिए उसे ओवर स्ट्रेस करना पॉसिबल नहीं। हम लोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़े अनभिज्ञ रहे हैं यार इस पूरे मसले से, वर्ल्ड वॉर 1 से, वर्ल्ड वॉर 2 से। राइट, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पर उस बात को एहसास दिलाने की कोशिश करूँ जो मुझे भी हल्की हल्की हुई है अब, तो देखो, हुआ ये ना बेटा कि राष्ट्रीयता की अति, नेशनलिज्म की अति, जिसे जिंगोइज्म कहते हैं हम लोग, उसने इस एरिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया। राइट, एक्सेसिव नेशनलिज्म हैज समवेयर हार्म्ड दिस रीजन. It has harmed so many regions. It is harming so many regions. Excessive nationalism, isn't it? तो नेशनलिज्म बेटे यूरोप में पहले आई, एशिया में बाद में आई। राष्ट्रवाद की ये जो भावना, मॉडर्न नेशनलिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रियोटिज्म की नहीं, देशभक्ति की नहीं, राष्ट्रवाद की बात हो रही है बच्चों। तो ये जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, ये यूरोप में पहले आया, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अति भी पहले हुई, एक्सेसिव नेशनलिज्म भी वहां पहले हुआ। यहां पे तो अब होने लगा है एशिया में, अफ्रीका में अभी नहीं हुआ है, बट होना चाहिए भाई। वहां पर भी सब देखो अति करते ही है यार, इंसान का नेचर है शायद कि हम लोग जब तक जलते नहीं हम लोग समझते नहीं। राइट, एनीवे मूविंग ऑन। तो ये रीजन जो है ना बेटे, अल्साशे लोरेन, 1870-71 में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई है, जो मुझे मालूम है तुम लोगों ने किताबों में जरूर पढ़ा है। 10वीं से हम लोगों के सामने ये सब तथ्य मारे जा रहे हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट मे बी। हम सबकी कमी रही होगी शायद, हम सबकी। एनीवे, तो ये जो है बेटे 1870-71 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ, उसमें फ्रांस को इन्होंने आखिरी में, ऑटो वॉन बिस्मार्क थे,
जिन्होंने एक बड़ी स्लाय सी चतुर सी चाल चली और जबरदस्ती फ्रांस के साथ इन्होंने युद्ध भड़काया। और उस समय तक ये युद्ध के लिए तैयार थे। जर्मनी बहुत प्रशिया के ये मिनिस्टर थे, तो प्रशिया के नेतृत्व में सभी जर्मैनिक देशों ने मिल करके, जो जर्मन बोलने वाले किंगडम्स थे, उन सब ने मिल करके फ्रांस को धूल चटा दी। और इसी बिनाह पे, एक कॉमन एनिमी के डर से, इन्होंने सभी जर्मन नेशंस को प्रशिया ने यूनाइट कर लिया और जर्मनी बना दिया। जो प्रशिया के एम्परर थे वही बन गए जर्मनी के एम्परर, और बाद में जब इन्होंने फ्रांस को हराया, उसके बाद भी था इन्होंने फ्रांस से लंबी इंडेमनिटी तो ली ही ली, खूब सारा पैसा वैसा तो वसूला, बिलियंस ऑफ फ्रैंक्स वसूले। इसके अलावा इन्होंने समझ लो बेटा बहुत बड़ा एक गलत काम कर दिया। इन्होंने ये रीजन हड़प लिया, अल्साशे का जो रीजन जो फ्रांस के कब्जे में था उस समय, उस रीजन को जर्मनी ने हड़प लिया। हालांकि मैं आपको ये बात बताऊं तो आपको बात सुन के शायद एक हंसी जरूर आएगी कि जब ये काम हो रहा था, अल्साशे को ये लोग हड़प रहे थे, इनके सब जर्मन लोग, जर्मन एम्परर और इनके कुछ जनरल्स, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने उन्हें चिताया कि ये मत करो, अगर तुम ये करोगे तो फ्रांस हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बन जाएगा और लड़ाई होगी। लेकिन बिस्मार्क की बात नहीं मानी गई। और यही नहीं, और मजेदार बात सुनो, कार्ल मार्क्स, लंबी दाढ़ी वाले अपने भाई कार्ल मार्क्स जी जो हैं वो भी इस समय जिंदा थे। और जब उन्होंने ये अल्साशे का वो देखा कि अल्साशे को जबरदस्ती जर्मनी ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, कार्ल मार्क्स खुद भी जर्मन थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये गलती हम करेंगे तो इसके अनहोली कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि फ्रांस और रशिया मिलकर के जर्मनी पे अटैक करेंगे। हाउ इंसाइटफुल। और वही हुआ बेटा, वही हुआ। अल्साशे को जबरदस्ती पकड़ लिया जर्मनी ने, इस रीजन को जहां हम बैठे हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी के चलते, राइट, दे कैप्चर्ड दिस रीजन। और फ्रांस को ये बात हजम नहीं हो पाई, फ्रांस ने बेटा बाकायदा जो है इस एरिया को वापस पाने का एक क्या कहना चाहिए मुझे, एक बहुत प्यारा सा, मतलब देते एब्सोल्युटली मेड इट क्लियर दैट वी विल नॉट सिट पीसफुली टिल वी गेट दिस एरिया बैक। हम इसको बिना लिए मानेंगे नहीं, ठीक है। और इन्होंने जो है इसको, इस भावना को कहते हैं रिवेंचिज्म, फ्रेंच रिवेंचिज्म, राइट, फ्रेंच रिवेंचिज्म के तहत इन्होंने ये काम कर दिया। और ये लगातार जर्मनी से बस अब किसी भी बात पर युद्ध करने को के लिए तैयार होना चाह रहे थे, तैयार थे। और वही हुआ बेटा। वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस और रशिया ने मिल करके जर्मनी पर अटैक किया, राइट। और जब 1914 में लड़ाई शुरू हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1918 में नवंबर में खत्म हुई थी, 11 नवंबर को खत्म हुई थी। आज भी कुछ 13-14 नवंबर ही तो है, 14-15 नवंबर। आज तो मैच भी है इंडिया न्यूजीलैंड का, राइट। हाँ, तो आज 15 नवंबर है। तो 11 नवंबर 1918 को ये जब बंद हुआ तो फ्रांस ने ये एरिया फिर से ऑक्यूपाई कर लिया, अपना एरिया जीत लिया जर्मनी को हरा के, राइट। और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में इसका नाम। और अल्साशे लोरेन वापस फ्रांस के कब्जे में ऑफिशियली चला गया, राइट। तो इस एरिया को लेकर के ये जो युद्ध होते रहे, ये बड़े महत्वपूर्ण रहे। अच्छा, अब ये बात यहां से थोड़ी सी और मजेदार हो रही है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इसी एरिया में, अल्साशे लोरेन का जो एरिया है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सिटी है उसका नाम है स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग कहते हैं उसे, राइट, स्ट्रासबर्ग। और जो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल सीट है,
ऑफिशियल जो इनका बिल्डिंग है वो यहां पर है बेटा। ये सिंबॉलिक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। यूरोपियन यूनियन, देखो वैसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में भी इसको समझ लें अगर ये पूरा जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जब फ्रांस और जर्मनी की इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही थी, फिर तुम्हें मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया 1945 में, तुम वहाँ पे कितनी तबाही मची, ऑफ कोर्स यू नो। एंड देन वंस द वॉर वाज ओवर, ठीक है, जब लड़ाइयाँ खत्म हो गई तो धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लग गया कि फ्रांस और जर्मनी की ये जो दुश्मनी है ये यूरोप को बहुत महंगी पड़ रही है। फ्रांस और जर्मनी की जो ये दुश्मनी है, जो ये लगातार लड़ रहे हैं, ये बहुत इनको महंगी पड़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कुछ देशों ने, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें यूरोपियन यूनियन को पूरा समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ अगले 5-10 मिनट में, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ कि बेटा कि ये हमें बताया जा रहा है कि देखना, समझना, इसी एरिया, ठीक है, यही एरिया जो है, यही आसपास का एरिया, यहाँ जो आसपास छोटे छोटे देश हैं, इन लोगों ने मिल के कुछ शुरुआत करी। वो शुरुआत है यूरोपियन इंटीग्रेशन की। आपने सब ने इसे एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। हम लोग को बताया जा रहा है कि 6 देश इसमें पहल करते हैं। 6 देश इसमें पहल करते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं भैया, अब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, इनको हमें और इंटीग्रेट करना है, इनको हमें जोड़ना है, इनकी अर्थव्यवस्था को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 6 देश इसमें आगे आते हैं। 3 तो जानते हो कौन है, जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं बेनेलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड जिसको हम डच कहते हैं उनके लोगों को, और जर्मन को हम बोलते हैं डॉइच। ये दोनों जर्मन हैं। जर्मनी एक अलग देश है, नेदरलैंड एक अलग देश है, दोनों में जर्मन भाषा बोली जाती है। वो अपने आप को बोलते हैं डच और ये अपने आप को बोल रहे हैं डॉइच। देख रहे ना भाषा का कितना प्यारा संबंध है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेदरलैंड के बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 देश बेटा, इनके साथ हाथ मिला रहे हैं फ्रांस, वेस्ट जर्मनी आई होप इट इज क्लियर कि मैं वेस्ट जर्मनी क्यों बोल रहा हूं, वेस्ट जर्मनी एंड इटली। बेनेलक्स, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, ये 6 देश मिलकर के फैसला करते हैं कि यार हम लोग अब जो है एक ECSC बनाएंगे। ECSC बनाएंगे, जानते हो बेटा, ये था तुम्हारा यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951 में ये बनाई गई और इसको माना जा रहा है कि ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का पहला पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप यूरोपियन इंटीग्रेशन का। ये 6 देश मिलकर के इकोनॉमिक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना देते हैं। ये कई सारे जिन्हें कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन साथ में एस्टेब्लिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कई सारे सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। सुप्रा नेशनल मतलब जो नेशन से भी बड़े हैं। एक तो हो गया भैया नेशनल गवर्नमेंट, जैसे भारत की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार, ये तो हो गया नेशनल गवर्नमेंट। कल को मान लो जब हम लोगों को अकल आए और हम लोग ऐसा सोचें कि यार चलो कुछ सुप्रा नेशनल बनाते हैं, जैसा सार्क है, मान लो सार्क को हम कहते हैं कि सार्क को अब हमें और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो सार्क कहलाएगा सुप्रा नेशनल, जो नेशन से भी ऊपर के लेवल पे काम करे, नेशंस को जोड़ने की कोशिश करे। तो ये सुप्रा नेशनल इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, अपना सेक्रेटेरिएट बना दिया, कुछ लेजिस्लेटर्स के बैठने की जगह बनाई गई, समझ रहे हो, और कुछ बना दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टाइप की चीजें बना दी गई। इनको बोला जा रहा है सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और यही जो तुम्हारा ECSC है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इनके 6 मेंबरों ने, इन्होंने इंग्लैंड को भी बुलाया था, जानते हो, इंग्लैंड को भी बुलाने की कोशिश करी थी कि यार इंग्लैंड आप भी आ जाओ यार हमारे साथ, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड उस समय समझ नहीं पाया, क्लेमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दे वर नॉट एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर।
लेकिन धीरे धीरे इन 6 देशों ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी और इनके जो सेक्टर्स थे जैसे कोल और स्टील जिसमें ये लोग हाथ मिला के आगे बढ़ रहे थे, ऑल ऑफ देम परफॉर्म्ड वेरी वेल। 1957 में इन लोगों ने 2 ट्रीटीज ऑफ रोम साइन करी और इन्होंने कहा कि अब हम लोग एटॉमिक एनर्जी में भी यूराटॉम बना दिया इन्होंने, हम एटॉमिक एनर्जी में भी हम 6 देश मिल के काम करेंगे, राइट। फिर इन्होंने कहा उसी ट्रीटी में इन्होंने एक और चीज जोड़ दी कि हम अब बना रहे हैं, बेटा देखो ये भी इंटरेस्टिंग नाम है कि इन्होंने दिया हमें, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उन्हीं 6 कंट्रीज की इन्होंने बनाई। इसमें उन्होंने कहा कि केवल कोल और स्टील का क्यों बात कर रहे हैं यार, अच्छे काम तो सभी सेक्टर में हो सकते हैं। सॉरी पीछे से ट्रक शक की आवाज है, बट आई थिंक व्हाई नॉट मैन, व्हाई नॉट, राइट। तो हाँ, तो इन्होंने बना दिया क्या, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और एक ओपन मार्केट स्टैब्लिश किया। ओपन मार्केट स्टैब्लिश किया जैसे मतलब समझ रहे हो ना कि इन्होंने भाई जो ड्यूटीज नेशनल लेवल पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता होगा, टैक्सेस कम किए, छोटे छोटे हैं लोगों ने वो सब हटाए। और यही 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने तुम्हारे सामने नाम बोले हैं अभी तक, यूराटॉम, EEC बोले तो इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ECSC, इन तीनों को मिला करके ये लोग बोलते हैं यूरोपियन कम्युनिटीज। धीरे धीरे ये फैलती गई। 1973 में, 1973 में a lot of other countries also started to realize कि यार what the hell man, why did we miss it, तो इन्होंने भी ज्वाइन किया। इंग्लैंड आ गया, राइट, धीरे धीरे आयरलैंड आए, पुर्तगाल आते गए। और 1992 में इन लोगों ने एक ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक, उस पर काम शुरू किया। मास्ट्रिक एक डच सिटी है, नेदरलैंड में एक शहर है, तो वहीं पर ये ट्रीटी बनी। और 1993 1 नवंबर, राइट, आज से करीब समझ लो 30 साल पहले ये साइन। और इन्होंने बोला कि अब हम कॉमन करेंसी करेंगे और अपने आप को यूरोपियन यूनियन कहने लग रहे हैं। यहां से ये ठीक है, यूरोपियन यूनियन अपने आप को कहने लग रहे हैं। कॉमन करेंसी है इनके पास अब, यूरो। ऑफ कोर्स तुम्हें मालूम है इंग्लैंड अब इनको 2020 में छोड़ भी चला गया है, ब्रेक्सिट जिसे कहते हैं। उसके अपने इकोनॉमिक यहाँ पे जो रेपरकशंस हो रहे हैं वो जानने की अकल अभी शायद उतनी मेरे अंदर नहीं है। हाँ, बट महसूस शायद ज़रूर कर पा रहा हूँ हल्का हल्का कि हाँ, लोगों का क्या सोचना है इस विषयों पर, वो क्या चाह रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैन, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और सुंदर बहुत है यार, मतलब अच्छा, यहाँ के लोगों को वो, क्योंकि जानते हो ना, आदत पड़ जाती है, तो वो लोग, हम जब जैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छा वो कितना सुंदर लग रहा है, तो कहते हैं ओह हाँ, हमने तो नोटिस ही नहीं किया। जस्ट लाइक हम जैसे अपने इंडिया में बैठते हैं तो बहुत खूबसूरत चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें उनकी आदत है ना। तो यस, दैट हैपेंस, राइट। नई जगह आने से थोड़ा सा आपको जो नई चीज़ दिखती है वो शायद अच्छी लगती है, राइट। आप लोग भी ज़रूर ट्रैवल करिए बेटे, ट्रैवल करिए, बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, राइट। लोगों से मिलिए, नए लोगों से मिलिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अच्छा, बात को थोड़ा सा मैं और यहाँ पे खींचना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी, बट थोड़ा सा और खींचना चाहूँगा बेटे। मुझे मौका मिला यहाँ पर जा करके इस स्ट्रासबरो शहर को घूमने का थोड़ा सा, ठीक है। और मैंने देखा कि वहाँ पे ये दनादन 27 झंडे फहर रहे हैं, 27 वंडरफुल फ्लैग्स वर फ्लाइंग, वंडरफुल, ये सारे यूरोप के देशों के, है ना। तो मैंने देखा तो पता चला भाई यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट वाली जो बिल्डिंग थी वो मुझे दिखी। और कमाल की बात यह है कि जब मैं पहुंचा तो उस समय वहां पे चल रहा था इनका सेशन, राइट। सो आई थिंक सम लीडर्स वर आल्सो देयर। और इससे पहले कि वो लोग मुझे रोक पाते, मैंने 1-2 फोटो ले ली थी। एंड इट वाज अ नाइस बिल्डिंग, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी नाइस बिल्डिंग। अच्छा लगा जा करके, देखा 705 इनके मेंबर हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जर्मनी में जैसे कोई जर्मन सिटीजन है, ठीक है, तो वो चुनाव वोट डालेगा अपने लोकल इलेक्शंस में, नेशनल इलेक्शंस में, और 5 साल में एक बार EU के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके भी वोट पड़ रहे हैं, और उसकी भी तमाम पार्टीज हैं, ठीक है। तो वो लोग वहां पे सब साथ में बैठते हैं और इन चीज़ों पे निर्णय, बड़ी चीज़ों पे निर्णय लिए जाते हैं,
और 1992 में उस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जाक शिराक, CHIRAC ऐसे ही बोलते हैं शायद, जैक शिराक, राइट। तो जो शिराक जी थे, इन्होंने बेटा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन्होंने इंसिस्ट किया, अब सुनो कमाल की बात, इन्होंने इंसिस्ट किया कि अल्साशे में ही जो ये स्ट्रासबरो है, यहीं पर EU का हेड ऑफिस होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ इट्स वॉर ravaged हिस्ट्री, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच का वो था दुश्मनी, उसको रिप्रेजेंट करते हुए यहीं पर यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट होगा। और जैसे अल्साशे जब दूर हुआ ना फ्रांस से, तो उस भावना को इनके कवियों ने, इनके फिलोसोफर्स ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि जैसे यार एक माँ से उसका बच्चा, उसकी बिटिया बिछड़ गई, और वही स्टैचू इन्होंने बना रखा है यार बिल्डिंग में। माँ और बेटी ऐसे फिर से आलिंगन कर रहे हैं, गले लग रहे हैं एक दूसरे के। It's a very touching expression. और है ना, तो वो बिल्डिंग है, और जितनी भी वोटिंग होगी, ये इनका रूल है, इनका अधिकतर काम तुमने किताबों में पढ़ा होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं टकराया होगा, कि EU का जो हेड ऑफ, जो इनका सारा काम वाम होता है, वो बेल्जियम और लग्जमबर्ग में होता है, लेकिन इनकी ऑफिशियल सीट जो है, ये इन्होंने सिंबॉलिक तौर पे अल्साशे में रख रखी है। ये सिंबल है कि कैसे हमने पास्ट में एक्सेसिव राष्ट्रभक्त में अंधे हो करके क्या किया, और वो मैसेज ध्यान में रख के उन्होंने ये बिल्डिंग यहां पे बनाई है। इससे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स कंप्लेन करते हैं कि यहां क्यों रखा है। जो इनके खुद के पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कहते हैं कि यार यहां क्यों रखा है, कहीं और सेंटर इलाके में रखो। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि नहीं भैया, ये हमें याद दिलाएगा कि हमें गलती नहीं करनी। तो इस पर्पस से शायद सिंबॉलिक तौर पे इसको यहाँ पे रखा गया है। इस बिल्डिंग का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बिल्डिंग का नाम जो है, स्ट्रासबर्ग में जो यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग, जिसका मैं नाम तुम्हें बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल सीट है इनकी, उसका नाम इन्होंने रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग, लुइस आई शुड से प्रॉब्ली लुइस वाइज बिल्डिंग। ये लुइस वाइज कौन है? ये अल्साशे की ही एक बिटिया है, अ डॉटर ऑफ अल्साशे, राइट। शी वॉज अ जर्नलिस्ट एज वेल एज जो वो कहते हैं ना सफराज मूवमेंट, जो महिलाओं के वोटिंग राइट्स के लिए जो मूवमेंट हुए थे, तो उसमें 1930s में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, ये मैं पता कर पाया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू अराउंड।